गुड मॉर्निंग जी। Last question was calculate ratio of de Broglie wavelength of a particle to proton when accelerated through same potential difference from rest। यही था लास्ट क्वेश्चन। आगे देखो जरा, आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला करा था कल? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई वी, है ना? ये वाला फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल था? इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल था। इलेक्ट्रॉन के लिए ये प्रॉपर है फॉर्मूला, बेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। कोई और चार्ज पार्टिकल अगर आप लोगे तो इधर क्यू लिख दो, ठीक। अब देखो h की क्या वैल्यू होती है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू होती है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। फंडामेंटल चार्ज की क्या वैल्यू होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वी मुझे नहीं पता, है ना? ये सारी वैल्यू पुट कर दो, ये सारी वैल्यू पुट कर दो। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वी। ठीक है जी, सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूं आंसर 150 वी सारा अंडर रूट 10 की पावर माइनस 10 मीटर आएगा। ठीक है, मैंने इसे पर्सनली सॉल्व कर रखा है। अगर आप इसको एग्जैक्ट आंसर जानना चाहते हो तो 1.50 बाद में कुछ नंबर आता है। तो इतने बड़े अगर आप नंबर्स ले लोगे ना, आपकी कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी और परेशान हो जाओगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है, आंसर भी हमारा अप्रॉक्सीमेट ही आएगा। 19-20 का फर्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता। अगर आपने कैलकुलेशन ही गलत कर दिया तो बात अलग है। ठीक है, ये आंसर आएगा। आप लोगों ने पढ़ रखा है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, है ना? तो अगर मैं इस 10 की पावर माइनस 10 मीटर को एब्जॉर्ब कर लूं तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 150 बाई वी अंडर रूट, और यहां क्या आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम। सही है। अगर आपको पर्सनली चेक करना हो तो इसे चेक कर लेना, यही आएगा। ये अंडर रूट में सारा कैसे आया? देखो, आप इसको भी अंडर रूट में ले लेना, तभी तो ये पूरा अंडर रूट लिखा हुआ मैंने। आप इसको जब अंडर रूट में लोगे तो ये 2 बार लिखोगे। अंडर रूट के अंदर जो चीज 2 बार होती है वो अंडर रूट से बाहर आने के बाद 1 बार हो जाती है ना, ठीक है ना? तो इसको आप अंदर घुसाओगे तो 2 बार लिखोगे, तो ये भी 2 बार हो जाएगा। जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे 1.5 समथिंग कुछ आएगा, और 10 की पावर आएगी आपकी माइनस 18। रीअरेंजमेंट करके सिंप्लीफाई करके आपका ये निकल कर आ जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए। आप इलेक्ट्रॉन के लिए बार बार की H की वैल्यू पुट करोगे, बार बार की M की वैल्यू पुट करोगे, बार बार की E की वैल्यू पुट करोगे, बार बार की 2 पुट करोगे, तो इस बेटर है ना मैं कैलकुलेशन ही याद रख लूं। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, ये भी ध्यान रखना। कोई और चार्ज पार्टिकल होगा तो आपको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करनी पड़ेगी कहानी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। हाँ जी, कॉपी करना है। लिखो क्वेश्चन।
ठीक है जी, क्वेश्चन सामने लिख दिया है। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो सीधा सीधा उसने डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल दिया है। डी ब्रोगली वेवलेंथ सुनते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला कौन कौन से घूमने चाहिए आसपास? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, बेस फॉर्मूला। सबसे पहले तो यही दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर आप किसी और चार्ज पार्टिकल के लिए बात करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m3v। ये सारे फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए अगर आप कहीं भी सुनो डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। पहले इलेक्ट्रॉन आपका कौन सी पोजीशन पे था? रेस्ट पोजीशन पे था, मतलब मोशन में नहीं था। इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में नहीं था, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, इलेक्ट्रॉन अब मोशन में आ गया है। ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट। तो V क्या है आपका? 1.5 वोल्ट। ठीक है, फाइंड क्या करना है? लैम्डा। और किसका फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है। पोटेंशियल आपको दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। बट मैंने तो इसको सिंप्लीफाई करके यहां लिख रखा है। मैं इतनी बड़ी बड़ी महंगी कैलकुलेशन करूंगा, मेरा टाइम खराब हो जाएगा, तो ये वाली कैलकुलेशन करो। ठीक है, बस खत्म। फॉर्मूला क्वेश्चन लिखो, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 बाई वी। ये आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो 150 बाय 1.5, डेसिमल हटा दोगे तो ऊपर आ गया 10। सॉल्व करेंगे 10 एंगस्ट्रॉम आंसर आ गया। किसको नहीं समझ आया ये वाला पॉइंट? किसको नहीं समझ में आया? यहाँ पे 100, ये 15 से 15 चला जाएगा, इधर 100 बचेगा। 100 को आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे 10, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है अगला वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 10 हो जाएगा ना। तो यहां से 15 से 15 चला गया, 10 आ गया इधर। 10 इंटू 10, पॉइंट हटा दिया तो 10 आ गया ना इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखो। बोलू एन इलेक्ट्रॉन हैविंग, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, an electron having initial kinetic energy इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, आगे क्या है? इज एक्सेलरेटेड through a potential difference of 4 volt. Find wavelength associated with an electron. फिर से wavelength find करनी है। Find wavelength associated with an electron। आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अब यहां पे डी ब्रोगली वेवलेंथ वर्ड यूज नहीं कर रखा है ना, नहीं कर रखा ना। तो आप लोग में भी कंफ्यूज हो जाओ कि लैम्डा क्या, आपने दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू दिस, मतलब इसके भी 4 वेरिएशन बता दिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर रेडिएशन हो तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा निकालना है, मैटर हो तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, बाकी उसके जो भी वेरिएशंस आप लोगों ने देखे थे। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो अभी भी फॉर्मूला यही वाला यूज होना है। ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, और इसका भी कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि मैं एच की वैल्यू पुट करूंगा, एम की वैल्यू पुट करूंगा, ई की वैल्यू पुट करूंगा, तो यही घूम फिर के आ जाना है, तो मुझे यही यूज करना है फिर से। अब सुनो जरा क्वेश्चन को। मैंने बोला
एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से ही मोशन में था। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन पहले से ही मोशन में है। और फर्दर आपने क्या करा, 4 वोल्ट और अप्लाई कर दिया, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मोशन में है, आपने 4 वोल्ट और अप्लाई कर दिया तो उससे वो एक्सेलरेट कर जाएगा। अब आपने वेवलेंथ कैलकुलेट कर दिया, तो क्वेश्चन कहां अटक गया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मेरे पास। हाँ, तो अब देखो, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से मैं फंडामेंटल चार्ज हटा दूं, मतलब ई हटा दूं, क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। यानी कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पहले से ही था मेरे पास 6, आपने अप्लाई कितना करा, कहां गया, ये रहा 4 वोल्ट, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलो भाई, आवाज नहीं आई, अभी भी आवाज नहीं आई। इसको माइनस नहीं करेंगे? नहीं, माइनस क्यों करोगे, पहले से इलेक्ट्रॉन चल रहा था, आपने पोटेंशियल डिफरेंस और अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन रुक थोड़ी ना जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 10। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। फॉर्मूला आपके सामने है, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/50/v। ये फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम का मैंने बनाया था, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, 150/10 रूट 15 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपने। ऐसे छोड़ दो, कटेंगे नहीं, बट रूट निकालना आना चाहिए आपको। अगर रूट 15 का आंसर चाहिए तो 3.87 3.87 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, रूट 15 सही है। आगे बढ़े, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, जल्दी करो। ठीक है, अब टेस्ट मंडे को नहीं, अब टेस्ट ट्यूसडे, मैं मैसेज कर दूंगा, टेस्ट कंफर्म्ड है। बट बढ़े आगे, लिखो क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ electrons in second orbit, electrons in second orbit of lithium 2 plus ion, will be equal to de Broglie wavelength of electrons, de Broglie wavelength of electrons. A, n is equal to 4 of hydrogen atom, n is equal to 4 of hydrogen atom. B is equal, सॉरी n 4 नहीं है, n 3 है, n 3 इधर B में है, n is equal to 4 of कार्बन 5 प्लस आयन। C है जी, n is equal to 6 of बेरिलियम
3 प्लस आयन, एंड डी है जी n इज इक्वल टू 3 ऑफ हीलियम प्लस आयन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे बोला गया है कि लिथियम 2 प्लस के सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ इनमें से किसके बराबर है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? आपको बोला गया है लिथियम 2 प्लस के सेकंड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाँ पॉइंट आपका सही है, बट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकते हो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, आपसे बोला गया है सेकंड ऑर्बिट के लिथियम 2 प्लस में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल बना लिया ना फॉर्मूला सीखने के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन सीखने के लिए, फॉर्मूला सीखने के लिए बना दिया। इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ इनमें से किसके बराबर होगा? एक फॉर्मूला मुझे सीखना है यहां पर। तो हमने तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला सीखा था H/mv वाला, बट हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं सीखा जिसके अंदर ऑर्बिट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हो और डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल रहे हो। अब बताओ, देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ये सबसे पहले सीखा था। ठीक है, और आपने एक फॉर्मूला और सीखा हुआ है Vn इज इक्वल टू V0 Z/n, ये सीखा है कहीं? Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ Z/n, ये सीखा है कहीं? इसी को V0 बोलते हैं। ठीक है, इस Vn की वैल्यू उठा के वहां डाल दो, लैम्डा इज इक्वल टू H/m V0 Z/n। ठीक है, Vn डाल के उठा यहां कर दिया मैंने, Z/n ऊपर ले जाओ, H/m V ऊपर आ गया n, नीचे आ गया Z, सॉरी V0, इसको V0 बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है ना इसलिए V0 बोल दिया। अब इधर देखो, अरे Vn की जगह पुट कर दिया ना, ये Vn की जगह आया ना। ठीक है ना, H कांस्टेंट है नहीं है, M कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, V0 कांस्टेंट है, यानी कि जो मेरा लैम्डा है वो बेसिकली n/z का रिलेशन दे रहा है, मतलब लैम्डा n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसको यूज करके तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। सही बोला ना? तो सबसे पहले लिथियम के लिए निकालते हैं। सबसे पहले लिथियम के लिए निकालते हैं। लिथियम का Z कितना होता है? लिथियम का Z है आपका 3 और N2 बोला हुआ है, ये लिथियम का निकाल दिया मैंने। हाइड्रोजन के लिए निकालो, हाइड्रोजन का ऑर्बिट तीसरा बोला हुआ है, Z है 1, ये A वाली के लिए निकाल दिया। B वाली के लिए निकालो, N4 बोल रखा है, कार्बन 6, C 6, N आपका 6 बोला हुआ है, और कौन है? बेरिलियम में 4 हो गया, लैम्डा बेरिलियम 3+। ठीक है जी। D नंबर ऑफ ऑर्बिट 3, हीलियम प्लस इज 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बेरिलियम, सॉरी हीलियम। ये नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लो 2/3, इसको सिंप्लीफाई कर लो 3/2, 3/2 नहीं है, 3/2 नहीं है, बी आंसर आ गया।
वो जो आप कह रहे हो श्याम सुनो, जो आप कह रहे थे कि सर सेकंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिथियम 2+ के पहले ऑर्बिट में तो होगा, आप उसको एक्साइट करा के भी तो ला सकते हो, है ना। वो सब तो हमने डिस्कस ही नहीं करा, हमने तो बोल दिया बस सेकंड ऑर्बिट में, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। आगे बढ़े। तो बोहर मॉडल के अंदर आपने एक रेडियस का फॉर्मूला सीखा था, है ना। क्या था फॉर्मूला? Rn इज इक्वल टू 0.529, आगे n²/z²। ठीक, एक एनर्जी का फॉर्मूला सीखा था आप लोगों ने, एनर्जी के 3 फॉर्मूले सीखे थे। En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n², है ना। एक फॉर्मूला और सीखा था एनर्जी के अंदर, -13.6 z²/n²। एक फॉर्मूला और सीखा था आप लोगों ने, -1312 z²/n² किलो जूल पर मोल। पहला वाला फॉर्मूला था जूल पर एटम, दूसरा वाला फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तीसरा वाला फॉर्मूला है किलो जूल पर मोल। सही है, ये 3 फॉर्मूले सीखे। वेलोसिटी का फॉर्मूला सीखा, Vn इज इक्वल टू V0 Z/n। V0 बेसिकली क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁸ और ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक ना। ये फॉर्मूला सीखे थे। एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला सीखा था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। और हमने क्या पॉइंट डिस्कस करा था कि एंगुलर मोमेंटम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी वो कोई रैंडम वैल्यू नहीं आएगी, वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगी। यही सीखा था। एक्साइटेशन सीखा था, एब्जॉर्प्शन सीखा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी सीखा था, ठीक है ना। यानी कि अगर आप सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करो तो बोहर मॉडल के अंदर अच्छा खासा बोहर मॉडल बोल रहा है कि मैं एटम की रेडियस भी बता सकता हूं और साथ साथ मैं एटम की वेलोसिटी भी बता सकता हूं। रेडियस मतलब पोजीशन। अरे आपको बता देगा ना इलेक्ट्रॉन इस वाले पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसने बता दिया ना कि मैं भाई पोजीशन बता पा रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बता पा रहा है ना। अब नया प्रिंसिपल आपने डिस्कस करना है जिसका नाम है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी अभी बताता हूं थोड़ी देर में। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन को डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे वेलोसिटी में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। ये है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला क्या बनता है? अभी लिखना कुछ नहीं है, तरीके से लिखवाऊंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? डेल्टा एक्स, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ देखो डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। जो डेल्टा एक्स होता है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जो डेल्टा पी होता है वो होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इतना क्लियर है? हमें पता है P किसके इक्वल होता है? m इंटू वी के इक्वल होता है। भाई डेल्टा को मैंने कुछ भी नहीं करा, P की जगह मैंने m भी कर दिया, ठीक है। m तो नहीं चेंज हो सकता, m तो कांस्टेंट है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो उसके मास में तो कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। तो m को कर देते हैं बाहर, तो आपका क्या बन गया? डेल्टा वी। तो अब डेल्टा वी क्या हो गया? डेल्टा वी क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सही है, ठीक है। उठा के यहां पुट कर दो, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। सही है। इस m को उठा के नीचे लेके जाओ, डेल्टा एक्स
डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। ये आपका है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वैसे ये भी है, इसे भी आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, इसे भी आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, बट यहां पे इनइक्वालिटी आ गई है ना। तो मैथमेटिकल पर्पसेस के लिए, मतलब प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए हम ये वाला रिलेशन नहीं यूज करेंगे, हम इनइक्वालिटी को हटा देंगे और यहां पे क्या लगा देंगे, इक्वल टू का साइन। तो आपका फॉर्मूला बन गया डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। तो जितनी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी उसके अंदर आप इसको यूज करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब इधर देखो, एक चीज अगर आप यहां पे नोटिस करो तो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो डेल्टा वी के इनवर्स रिलेशन में है। आप इसको उठा के यहां कर दो ना, अरे h कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन ले लो मास कांस्टेंट, तो डेल्टा x और डेल्टा v में इनवर्स रिलेशन है, नहीं है? क्या नहीं समझ आया भाई? मैंने तो ऐसा कोई टॉपिक बताया ही नहीं जो पीछे से रिलेट करता हो। ये भाई आपको ये थोड़ी ना जानना है कहाँ से आया है, जानना है ये होता है। तो इसमें क्या, मैंने कुछ पुराना कोई प्रीवियस नॉलेज को यूज ही नहीं करी है मैंने तो बस इतना बोला इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी नहीं डिटरमाइन कर सकते। बोहर मॉडल कहता था कर सकते हैं, बोहर मॉडल कहता था कि मैं पोजीशन भी बता दूंगा, मैं वेलोसिटी भी बता दूंगा। हाइसेनबर्ग बोलता है नहीं, तू गलत है, आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये है आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसका मैथमेटिकल रिलेशन ये है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स के क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अभी सुनते जाओ, ये सब पता लग जाएगा, इसके भी मीनिंग बताऊंगा ये अनसर्टेनिटी है क्या। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। पी की जगह मैंने एम वी कर दिया, तो क्या एम तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें थोड़ी ना आप कुछ चेंज कर सकते हो, एम को कर दिया बाहर मैंने, डेल्टा वी। इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, एम डेल्टा वी रख दिया, एम को यहां शिफ्ट कर दो, बन गया रिलेशन। अब अगर आपको डेल्टा एक्स गिवन हो, डेल्टा वी निकालना हो, तो भाई इसको लेके कर पाओगे क्वेश्चन, कर पाओगे इसको लेके, इस इनइक्वालिटी को साइन को लेके। हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर आपको हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्मूले को यूज करना है तो यहां पे मुझे इक्वल टू लगा के यूज करना है, ठीक है, वो आपका रिलेशन है। ठीक है, अब इधर देखो, ये तो सारा कांस्टेंट ही है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी के इनवर्स रिलेशन में है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो कर दूं, इसका मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी जीरो कर दी है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने प्रिसाइज कर दी है। अनसर्टेन सर्टेन, सर्टेन वर्ड तो सुना होगा ना, सर्टेन वर्ड नहीं सुना? हाँ, तो अनसर्टेनिटी उसका उल्टा हो गया, अनसर्टेन। सर्टेन कोई चीज जो श्योर होती है ना, तो अनसर्टेन जो श्योर नहीं होगी तो एरर होगा। तो मैंने क्या करा, अनसर्टेनिटी जीरो कर दिया, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू प्रिसाइज कर दी, सर्टेन कर दी, फिक्स कर दी, श्योर हो गई, पक्की हो गई, प्रिसाइजली कैलकुलेट कर दी। तो बट ये तो उसके इनवर्स रिलेशन में है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा फिर, अगर आप इसमें अनसर्टेनिटी को जीरो कर देते हो तो इसमें अनसर्टेनिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है ना, मतलब कहने का मतलब ये है आपने इसकी वैल्यू प्रिसाइजली कैलकुलेट कर ली, वेलोसिटी में गड़बड़ हो गई। अगर आप वेलोसिटी को प्रिसाइजली कैलकुलेट कर लोगे तो पोजीशन में गड़बड़ हो गई। इन सॉरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर। अगर आप अनसर्टेनिटी जीरो कर देते हो मतलब एरर कम हो गया है, आपने वैल्यू सर्टेन कर दी है, प्रिसाइजली उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो दूसरी वाली खराब हो जा रही है। तो यही तो बोल रहा हूँ, हाइसेनबर्ग अनसर्टेन, मतलब मैं बोल रहा हूँ और हाइसेनबर्ग भी बोल रहा है कि आप इन दोनों को प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक को करोगे दूसरी खराब हो जाएगी, वाइस वर्सा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकता, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाहते हो, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाहते हो तो क्या करोगे, लाइट इंसिडेंट कराओगे ना,
अरे आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले लिया, अबे टॉर्च वाली लाइट से नहीं दिखेगा एटम। आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन ही जाता है, ठीक है नहीं। आपने लाइट इंसिडेंट कराई, वहां से निकल कर कौन गया? फोटोन। फोटोन गया इलेक्ट्रॉन पे जाके स्ट्राइक कर गया, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा, उस रिफ्लेक्टिव फोटोन को हमने कैप्चर करना है, तभी तो मुझे इलेक्ट्रॉन दिखेगा। यही तो कॉन्सेप्ट होता है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके आपकी आईज ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, तभी तो हमें चीज़ें नज़र आती है। तो आपने किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, आपने लाइट करा दी इंसिडेंट उसके ऊपर, ठीक है। लाइट से निकल कर आया कौन? फोटोन। फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर गया और रिफ्लेक्टेड फोटोन को आपने कैप्चर कर लिया। अब आप देखो, फोटोन के पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन बकायदा लोकेट हो गया, दिख गया मेरे को इलेक्ट्रॉन, बट फोटोन के पास जो एनर्जी थी ना, उसने इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करा और फोटोन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी किसको? इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन भी बदल गई और वेलोसिटी भी तो बदल जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन देख भी लोगे, देखो सिर्फ हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी तो बदल गई। एक बात कर रहे हैं यार, समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लिटरली सेंस में क्यों चीज़ों को ले जाते हो कभी कभी? तो ऐसे तो कभी हम समझ ही नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट को, नहीं बोलोगे सर आप सेटअप ला के दिखाओ यहाँ पे तो समझ आए हमको, तो ऐसे तो यार अटक ही जाएगी कहानी ना। आपने इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फोटोन, फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करा, फोटोन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन लोकेट हो गया, बट फोटोन के स्ट्राइक करने की वजह से उसकी पोजीशन भी बदल गई है, दिख तो जाएगा, वेलोसिटी भी बदल गई है, ये रीज़न है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैटर है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है इतना। अब सुनो, हमें इतना तो क्लियर हो गया हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझ के, जान के, कि आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की लाइक इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। अगर यही कॉन्सेप्ट, अगर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम अपने पे अप्लाई करें तो कहां कर सकते हैं ना, तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट होगा? भाई आपने लिया टॉर्च, मार दी किसी के ऊपर, तो क्या भाई की वेलोसिटी बदल जाएगी? है ना। इस रूम यहाँ पे अंधेरा हो, मुझे चेक करना हो कौन कौन बच्चे, लाइट चली गई सडनली, मुझे चेक करना है, मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर लिया और फ्लैश से देख रहा हूँ कौन कहाँ बैठा है, तो आपके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, आपके ऊपर फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, तो क्या आपकी पोजीशन बदल गई? आप बैठे रहोगे वहीं पर ही, ठीक है ना, क्योंकि आपका मास काफ़ी ज़्यादा है और फोटोन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपकी पोजीशन को बदल दे, आपकी वेलोसिटी को बदल दे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? हम लोग क्या है, मैक्रो है माइक्रो है? इलेक्ट्रॉन क्या था, माइक्रो था मैक्रो था? यानी कि जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है एप्लीकेबल दोनों के लिए है, बट उसकी इंपॉर्टेंस कहां पर है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक। और लास्ट पॉइंट ये है, जिस डायरेक्शन में आप डेल्टा एक्स देख रहे होगे, आई मीन जिस एक्सिस के अलोंग आप अनसर्टेनिटी चेक कर रहे हो पोजीशन की, उसी एक्सिस के अलोंग आप अनसर्टेनिटी चेक करोगे वेलोसिटी की या मोमेंटम की, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस में देख रहे हो तो जाहिर सी बात है डेल्टा एक्स डेल्टा पी, वाई एक्सिस के अलोंग देख रहे हो तो जाहिर सी बात है डेल्टा वाई हो जाएगा वो। अब मतलब अगर वैसे तो डिस्टेंस ही रहेगा, डायरेक्शन के बेस पे बता रहा हूं। अगर आप एक्स एक्सिस देख रहे हो तो उसी के अलोंग आप मोमेंटम चेक करोगे, अगर आप वाई एक्सिस देख रहे हो तो वाई एक्सिस के अलोंग ही मोमेंटम देखोगे, अगर आप जेड एक्सिस के अलोंग हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो तो उसी के अलोंग ही डेल्टा पी देखोगे, कहने का मतलब है ये, ठीक है ना। अब आपको ये भी लगता होगा कि हमने पढ़ा कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो आप लोगों को लगेगा इंस्ट्रूमेंट ही हमारा खराब है ना, लगेगा ना बाई चांस, तो इंस्ट्रूमेंट कोई खराब नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। ये इतनी कहानी समझ आ गई। अब आप सुनो, बोर मॉडल ने बोला था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है। बोर मॉडल ने ये बोला था कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन कर लोगे। हाइसेनबर्ग पढ़ने के बाद ये वाला कॉन्सेप्ट अब मेरा बदल चुका है,
कि मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकता। अगर मैं वेलोसिटी डिटरमाइन करने की कोशिश करूंगा तो पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी और वाइस वर्सा, है ना। ये इस प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हमारा ये थॉट प्रोसेस अब बदल चुका है। तो क्वेश्चन अब ये है, क्वेश्चन ये नहीं, अब पॉइंट ये है कि अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मुझे कुछ डिस्कशन करना हो तो इलेक्ट्रॉन की तो प्रिसाइज पोजीशन बता नहीं पाऊंगा, तो मैं फिर किससे डील करूंगा? प्रोबेबिलिटी से डील करूंगा। लेट्स से इस रूम के अंदर मैंने एक कैट को बंद कर दिया, रूम बंद है, कैट भी अंदर है, हम बाहर खड़े हैं। ये हमें हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है ना। अब आप लोग क्वेश्चन में बनाने लग जाना, सर यहाँ से आर पार दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना, कुछ नहीं दिख रहा हमें, हम बाहर खड़े हैं। मैं अगर आप लोगों से बोलूँ कि अंदर कैट है, क्या आप तो हाँ बोलोगे सर है। मैं पूछूंगा आप लोगों से पोजीशन बताओ कैट की, तो आप बोलोगे सर ये नहीं पता। अंदर कैट है, कैट के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस रूम के अंदर क्या है? मैक्सिमम है ना। बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कैट है कहां पे अभी करंटली, तो आप वो नहीं बता पाओगे। तो इसी तरीके से अब हम इलेक्ट्रॉन की किसी रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। अब मैं ये बात कर ही नहीं पाऊंगा ना कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, मैं इतना बता पाऊंगा कि हाँ भाई ये रीजन है, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं तो होगा, कहां होगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा। समझ आ गया? तो अब से इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइज पोजीशन के बारे में कहानी खत्म। अब से हम किस में डील करेंगे? प्रोबेबिलिटी में डील करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अराउंड अ पर्टिकुलर रीजन, अब इस बारे में हम बात करेंगे। और ये जो मैंने इतनी बड़ी डेफिनेशन अभी बोली ना मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वैसे मैं दोबारा बोलता हूँ, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding the electron is maximum is known as atomic orbital। नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब और छुट्टी मारो। बोहर ऑर्बिट पढ़ा था, बोहर मॉडल पढ़ा था, समझ आएगा यार, ऐसा नहीं है नहीं समझ आएगा, सुनोगे तो आएगा, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी बोहर मॉडल में ऑर्बिट्स पढ़े थे आप लोगों ने, और आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा खासा उसने एक दायरा दे रखा है, एक सर्कमफेरेंस पकड़ा रखा है, और पोजीशन भी एक हमें पता है कि भाई इधर ही घूम रहा होगा, है ना। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद ये कहानी अब खत्म हो जाती है। वो कहता है कि न्यूक्लियस के अराउंड, ये लेट्स से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन है। वो रीजन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, और दूसरी कोई शेप भी हो सकती है, वो आगे देखेंगे जैसे टॉपिक आता चला जाएगा। तो न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन है, एक वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम वर्ड यूज कर रहा हूं। बोहर मॉडल तो बोलता था एटम आपका 2 डायमेंशनल है, फ्लैट है। अब मैं बोल रहा हूं एटम आपका फ्लैट नहीं है, एटम आपका 3 डायमेंशनल है। तो न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन है जहां पे रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। अब हम जो भी डील करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो भी डीलिंग होगी उसकी पोजीशन को जानने की कोशिश करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी से डील करेंगे। और ये जो मैंने रीजन अभी आपको डिफाइन कराया ना, इस रीजन को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जिस तरीके से मैंने बोला कि इस रूम के अंदर आप कैट को कैट को खुला छोड़ दो और रूम को बंद कर दो, तो क्या आप लोग बोलोगे? आप सोचोगे भाई कैट अंदर घूम रही होगी, कहीं यहीं बैठी होगी, कहीं वॉल को स्क्रैच कर रही होगी, बट कैट होगी तो सही अंदर। तो इसी तरीके से रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा और कहीं पे भी घूम रहा होगा। जैसे कि एक फ्लावर के अराउंड मधुमक्खी कैसे घूमती है, कभी पास जाती है, कभी दूर जाती है, कब तक घूमती रहती है? जब तक उसका काम ना हो जाए, है ना। एक रीजन एक बना लेती है ना, बहुत दूर तो नहीं निकल जाती ना। ये आपका नया कॉन्सेप्ट है, कुछ घुसा दिमाग में। चलो अब सारी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है जी। चलो जी लिखो, अकॉर्डिंग टू, हेडिंग डालो, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम का बेस है ये। अभी तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डालो, इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। इसमें लिखो HEISEN हाइसेनबर्ग BERG
हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी की स्पेलिंग सामने लिखी हुई है। हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखो। अकॉर्डिंग टू हाइसेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हाइसेनबर्ग uncertainty principle, according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine, according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine exact position, it is impossible to determine exact position and momentum of electron. According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine exact position and momentum of electron around the nucleus simultaneously with equal accuracy. According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine exact position and momentum of electrons around the nucleus simultaneously with equal accuracy. ठीक, it can be applicable to any object. It can be applicable to any object. अब ये सारा उतार लो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर सारा यहां तक। हाँ बोलो। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है ये आपका। मोमेंटम होता क्या है? ये सारी चीजें ठीक है, हाइसेनबर्ग आज ख़त्म करते हैं, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बहुत सारी नई बातें होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। क्वांटम मैकेनिकल सॉरी क्वांटम केमिस्ट्री बाकायदा सब्जेक्ट है, बाकायदा सब्जेक्ट है। क्वांटम फिजिक्स से ही निकल कर आई हुई है, वो क्वांटम वहाँ पे मेन है। ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम सब्जेक्ट है आपका एक। मैथ कहाँ पर है बताओ? मैथ का तो कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। फॉर्मूले यूज़ होते हैं, मैथ के कैलकुलेशन यूज़ होते हैं, कोई भरपूर मैथ थोड़ी ना यूज़ हो रही है। हाँ फिजिक्स तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग जैसे एक चैप्टर है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर ना, हर एक मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में डाले हुए, मतलब बहुत सारे मॉडल्स वहाँ पे हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन के बारे में बात करो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, लेट्स से ये बॉन्ड है आपका, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना। अब सुनते जाओ कहानी। आपके जो दोनों हाइड्रोजन एटम होंगे वो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। हाँ, ये आपका हाइड्रोजन, पहला वाला हाइड्रोजन, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड आपका काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जब आपका एटम यहाँ जाएगा और एटम यहाँ जाएगा तो बॉन्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और एटम जब यहाँ आएगा और यहाँ आएगा तो बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो फिर बॉन्ड लेंथ कौन सी ले? तो मीन पोजीशन लेते हैं, जिस पोजीशन से आपका एटम आगे पीछे मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब है, मैं जो मेन बात बताना चाहता हूँ कि एटम ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन।
अब ये तो एक कहानी है, अब इधर देखो, ऐसे क्या है, एटम ऐसे भी घूम रहा है, हाइड्रोजन ऐसे भी घूमता है, साथ 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 ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये भी घूम रहा है, ठीक है, दो हो गए, दो मोशन हो गए, मतलब ये काम साथ साथ हो रहा है, ठीक है ना, वाइब्रेशन और ऐसे दो मोशन हो गए। तीसरा मोशन लीनियर मोशन भी होता है, अब ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, नहीं फैक्ट है, सच्ची में ऐसा होता है। तो वाइब्रेशन मोशन भी हो गया, रोटेशन भी हो गया, लीनियर भी हो गया। तो ये तो सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल लिया है मैंने, अब कोई बड़ा मॉलिक्यूल ले लो तो उसमें भी ये सब होता है। अरे बड़े मुश्किल से करा था मैंने यार, ये वाइब्रेशन होगा, फिर खुद गोल गोल घूम जाओ, फिर सीधे चलते रहो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड। इसे खत्म करना है आज, हाइसेनबर्ग लिमिटेशन, हाइसेनबर्ग आज खत्म करना है, सो दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके अंदर क्वांटम नंबर पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का थोड़ा सा बेस पढ़ना है, ब्रीफ आइडिया लेना है। क्वांटम नंबर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो 9th में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखी थी उसे फिर से सीख रहे हैं, बट अलग तरीके से। और कैल्शियम पोटेशियम की एक्सप्लेनेशन आपको इस साल पता लग जाएगी आने वाले 2-3 क्लासेस के अंदर, कि वो उधर एक्सेप्शन क्यों थी। चलो, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड, a microscope using suitable photons is employed to locate an electron, a microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom with a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty? What is the uncertainty involved in the? What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? ठीक, जरा सुनो, मैंने आपको एक पॉइंट बोला थोड़ी देर पहले कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थी वो मैं प्रिसाइजली नहीं बता पाऊंगा। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है तो मैं किससे डील करूंगा, प्रोबेबिलिटी से डील करूंगा और एक रीजन दे दूंगा, है ना। इस क्वेश्चन से समझते हैं, वो रीजन वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो जरा, क्या क्या गिवन है। डेल्टा एक्स गिवन है 0.1 एंगस्ट्रॉम, आपको डेल्टा एक्स गिवन है 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में करो, 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, सही है। अब सुनो जरा ध्यान से, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10⁻11 मीटर, सही है। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां से लेके यहां तक 10⁻11 है। वैसे तो बहुत छोटा होगा, पर मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है तो थोड़ा इतना बड़ा करके बता दिया। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 10⁻11 है। तो ये जो मैंने डिस्टेंस लिया है, ये तो मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, ऐसे भी तो ले सकता था, ले सकता था ना, तो ऐसे भी ले सकता था, तो हर डायरेक्शन में ले सकता था, तो एक 3 डायमेंशनल रीजन बनेगा। भाई ये जो डिस्टेंस मैंने 10⁻11 लिया है, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10⁻11 इतना है, तो ऐसे भी ले लो 10⁻11, ऐसे भी ले लो 10⁻11। तो ऐसा अगर आप हर डायरेक्शन में 10⁻11, 10⁻11, 10⁻11 ले लोगे तो एक रीजन नहीं बन जाएगा। तो यही तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर है। कहाँ है नहीं पता, इस रीजन के अंदर है। डेल्टा एक्स की वैल्यू पता लग गई, डेल्टा वी आपने निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला सामने, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। डेल्टा एक्स हो गया 10⁻11, डेल्टा वी h 6.626 इंटू 10⁻34
4 इंटू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31, डेल्टा वी निकालो। अब रीजन वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया ना, वो रीजन में क्या बोल रहा था इतनी देर से। किसका बना हुआ तो है, उसको क्या बनाओगे और प्रिंसिपल को थोड़ा चेंज करो। अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे कर लो, बट यहाँ पे कोई और क्वेश्चन पेपर में दे दे उठा के तो, क्योंकि मैंने क्या बोला, रिजल्ट दोनों से देगा। जैसे आप लोगों ने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा था तो दोनों के लिए एप्लीकेबल। हमारी वे बहुत छोटी निकल कर आई थी, तो उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ थी, माइक्रोस्कोपी पे थी। इसी तरीके से ये भी दोनों पे एप्लीकेबल है, बट इंपॉर्टेंस क्या है, माइक्रोस्कोपिक पे। इलेक्ट्रॉन को लेके आप बना सकते हो, डेल्टा भी निकालना है। निकालो आंसर फटाफट से। पढ़ाई करते करते अंधविश्वासी में बन जाना, मेहनत करना, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखो, अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 45 ग्राम। अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 45 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। अ गोल्फ बॉल, yes, a golf ball has a mass of 45 gram and a speed of 45 meter per second. 45 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, if the speed can be measured with an accuracy of 2%, calculate uncertainty in position. Calculate uncertainty in position. ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। A golf ball has a mass of 45 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, calculate uncertainty in position. तो मास आपको दे रखा है, कितना है, 45 ग्राम। मास हमेशा केजी में रखना है, 10 की पावर -3 केजी, पहला डेटा आ गया। उसके बाद क्या दे रखा है, और इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, और स्पीड कितनी दे रखी है, 45 मीटर पर सेकेंड, बट उसने 2% भी बोला हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2% से। 45 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, सॉल्व करेंगे 0.9 मीटर पर सेकेंड। और क्या फाइंड करना है, डेल्टा एक्स फाइंड करना है। ठीक है जी, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, h/4πm डेल्टा वी। h की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 4 इंटू 3.4, सॉरी 4 डिवाइडेड में 3.14 मल्टीप्लाई में, मास ऑफ गोल्फ बॉल 45
इंटू 10 की पावर -3, डेल्टा V इज 0.9। ये आपका आ गया डेल्टा x। अब इसे सॉल्व करना आपने बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या हो गया? हाँ जी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये तो सिंपल था क्वेश्चन, 2% से इसलिए मल्टीप्लाई करा। उसने बोला हुआ है कि आप 45 में से 2% स्पीड को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। उसने बोला हुआ है 2% एक्यूरेसी, इसलिए इसको 2% से मल्टीप्लाई करा था। चलो जी आगे देखो फटाफट से। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, दोनों को बराबर रखा हुआ है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों को बराबर रखा हुआ है, देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है जी, आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड करनी है, डेल्टा वी फाइंड करना है। काफ़ी इजी है क्वेश्चन। नहीं इसमें कुछ नहीं पुट करना, आप निकालो आंसर निकालो। नहीं देखो ये आपको इक्वल बता रखा है और आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स अगर पी की टर्म्स में लिखूं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। ओह सॉरी एम नहीं आएगा, क्या चीज, पी को अगर आप एक्सपेंड कर लोगे, एक्चुअली ये दोनों बराबर है, तो मैं यहाँ इन दोनों को बराबर रख के किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब बाद में सुनो एक मेरी बात, पॉइंट तो सुनो। आप इन दोनों को बराबर रख के डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लो या डेल्टा वी की वैल्यू पी की निकाल लो, फिर दोबारा से हाइसेनबर्ग का फॉर्मूला लिखना, वहाँ पे एक की वैल्यू पुट कर देना, डेल्टा वी निकल जाएगी। सर ये हमारे सिलेबस में है। बहाना है ना, इसी में तो वेरिएशन तो करवा रहा हूँ। चल तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही रहा है, बस इस पे जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ हैं। हाँ इसके बाद 4 लाइनें लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, आप फटाफट से करो। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है क्वेश्चन, मैंने आपको हिंट दे भी दिया। आप इन दोनों को बराबर रख दो, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि बराबर क्यों रखा, क्योंकि हाँ बोल रखा है उसने। तो इसको कर देते हैं डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, क्यों सर, क्योंकि बराबर है ये, इज इक्वल टू एच अपॉन 4π। सही है, यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एच अपॉन 4π। इतना क्लियर है। आप ये भी तो कह सकते हो ये डेल्टा पी की वैल्यू है, जब डेल्टा एक्स से भी यही निकलने वाला, डेल्टा पी से भी यही निकलने वाला है। अब इधर देखो,
ऊपर से निकल गया डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये निकल गया ना। डेल्टा पी किसके इक्वल होता है? एम डेल्टा वी के इक्वल होता है। डेल्टा वी आ जाएगा 1/m अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। और कोई बाहर ले सकते क्यों ले रहे हो उसको, बाहर क्यों ले रहे हो? इसको अंदर कर दो बेशक करना है तो भाई सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर पॉसिबल वे में आंसर को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आंसर तो यही बन गया आपका, दूसरा क्या बन सकता है? इस m को अंदर घुसा दो, m स्क्वायर हो जाएगा। जब बाहर रहकर ज़्यादा सिंपल। अरे जैसा मन कर रहा है यार वैसा लिख लो यार, आंसर आ चुका, मतलब आंसर पहले ही आ चुका है। m को बाहर निकाल लो, पाई को बाहर निकालो, जिसका जो मन कर रहा है वो बाहर निकाल दो। 4 को निकाल सकते हो वैसे आप यहाँ पे बाहर, और तो 1/2m h अपॉन पाई, बस तो आपका आंसर आ गया। अब डालो हेडिंग लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। मैंने जैसी हेडिंग बोला बच्चे यूं देख रहे हैं, मन में गुस्सा। 4 लाइनें हैं, खत्म हो जाएगा। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। पहला लिमिटेशन लिखो, इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना। बोहर मॉडल ऑफ एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल था, मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोहर मॉडल ऑफ एटम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, पहला हो गया लिमिटेशन। दूसरा लिखो, दूसरी लिमिटेशन पहले लिख ली, पहली है इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा लिखो इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना। बोहर मॉडल इन दो पे एप्लीकेबल कहां था? अरे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली वेवलेंथ बोहर मॉडल पे फिट ही नहीं हो रहा था ना, इसको फॉलो नहीं कर पा रहा था ना बोहर मॉडल, यही लिखवाया मैंने। अगला लिखो, थर्ड लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन splitting of lines. It could not explain splitting of lines in electric field. Splitting of line in electric field. ब्रैकेट में लिख लो स्टार्क इफेक्ट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, बस इसके बाद एक लाइन और है, स्टार्क, टोनी स्टार्क, हाँ टोनी स्टार्क वाला स्टार्क है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रैकेट स्टार्क इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ब्रैकेट ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन ZEEMAN, ज़ीमन। It could not explain splitting of lines in electric field ब्रैकेट में स्टार्क इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में ज़ीमन इफेक्ट। हाँ ज़ीमन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, ज़ीमन इफेक्ट। ऐसा होता है, आपने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गया, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया, वापस ग्राउंड स्टेट पर आया, क्या रिलीज करेगा? एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, और उसकी वजह से क्या आएगी? लाइन। मान लो एक सिंगल लाइन आप ये लिया है, ठीक।
इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये जो लाइन होती है स्प्लिट कर जाती है। स्प्लिट करने का मतलब है लेट से ये 2 में स्प्लिट कर गई, इसे बोलते हैं डबलेट। ठीक है, इसे बोलते हैं डबलेट। मान लो ये 3 में स्प्लिट कर गई तो इसे बोलेंगे ट्रिपलेट। तो ये क्यों होता है, ये बोहर मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। लास्ट लिखो, नो एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन, नो एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन, नो एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन फॉर क्वांटाइजेशन, नो एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नो एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्यों क्वांटाइज होता है बोर मॉडल, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। बोल दिया होता है, क्यों होता है, नो कमेंट्स। ठीक है जी, तो बोहर मॉडल निपट गया है, बोहर मॉडल की फाइल निपट गई। ठीक है, अब बचा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वी आर इन द एंड ऑफ द चैप्टर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर, नोड्स, टाइप्स ऑफ नोड्स, ये रह गया बस। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।